एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो और सही से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट डाइपोल. दिस सेशन इज गोइंग टू बी क्विक रीड. सो लेट अस सी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे. सो सबसे पहले वी विल फोकस ऑन लर्निंग व्हाट इज डाइपोल. Then we will calculate electric field due to dipole, and then we will place dipole in external electric field, and we will try seeing ki what happens to that dipole. Okay, so let us start with understanding dipole. जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वाटर का स्ट्रक्चर आप बनाते हो. सो वाटर का स्ट्रक्चर लुक्स समथिंग लाइक दिस. यू नो दैट इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल अट्रैक्ट दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इसके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है. And since there is charge separation happening and these two charges are equal and opposite and this separation is quite small, ऐसे सिस्टम को हम क्या बुलाते हैं? डाइपोल बुलाते हैं. ठीक है. सो डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल सेपरेशन. डन है. सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल. केमिस्ट्री में डाइपोल का डायरेक्शन आप पॉजिटिव से नेगेटिव देते हो, राइट? बट इन फिजिक्स इट इज जस्ट द ऑपोजिट. वहां पे डाइपोल का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं इन फिजिक्स? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एक चीज और नोटेबल है वो ये कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. सो इसका मास एंड इसका मास डिफरेंट है. सो जब आप डाइपोल डिफाइन करोगे ना कि इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज बेसिकली फंक्शन ऑफ चार्ज. आई मीन आप चार्ज को इक्वल कर रहे हो और ऑपोजिट कर रहे हो. मास से आपका कोई लेना देना नहीं है. नेगेटिव चार्ज जिसके पास है उसका मास पॉजिटिव चार्ज जिसके पास है उसके मास से डिफरेंट हो सकता है. देन सो दैट कैन बी डिफरेंट. दिस थिंग यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड. देन चलो, so this is your dipole. Dipole को we indicate by letter P, and vectorially if you write it, then you will be writing as Q into dipole का magnitude क्या होता है? Charge into separation between them. So magnitude of charge into separation अगर D है तो Q into D will be what? Will be the magnitude of dipole. And what is its direction? Its direction is from negative to positive charge. So अगर आप D vector इधर की तरफ define कर रहे हो ना, then यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो. Then so this is this. Now let us see हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पोजीशन पे पहले निकालेंगे. So we will be defining two positions. एक है इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा है एक्सियल पोजीशन. So इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है? इन डाइपोल का मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट. आई मीन अगर इनके बीच का सेपरेशन लेट्स से 2a है. डन है. So this point is what? This point is at a distance a from each of the charges, and line which is perpendicular to this dipole separation line is passing through this point. Okay, so ये line को हम क्या बुलाने वाले हैं? इसी line को हम equatorial line बुलाएंगे. And then the line which is passing through the separation distance is called axial line. So first we are going to calculate electric field at any point on the equator, and then electric field at any point on the axis, and finally we will be talking about electric field calculation at any point in the space. Done है. But इन सारे कैलकुलेशन में एक चीज क्लियर है जिसको कि आप दिमाग में रखना, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें मैटर करती है. जैसे यहाँ पे जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे ना, जिस पॉइंट पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो, उस डिस्टेंस को आप मेजर करोगे इसी सेंट्रल पॉइंट से. डन है. सो दिस विल बिहेव लाइक योर ओरिजिन. डन है. सो दैट वी विल सी इन द images ahead also. So let us talk about this thing. Okay, so let us calculate electric field at an equatorial point. So यहाँ से इस point पे मुझे let's say क्या निकालना है? electric field का value. Let us call this point M. Okay, so let's say it is at a distance r from the origin. Origin कहने का मतलब यहाँ से ये कितने distance पर है? r distance पे. Then at this point you have to calculate electric field because of dipole. Dipole meaning you are having 2 point charges. एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है. नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा? इनवर्ड ऐसे. Done है. So M point पे electric field is in this direction because of negative charge, and because of positive charge electric field will be outward like this. Done है. So it will be in this way. अगर मैं बोलूं कि चलो ये E1 है, ये E2 है, then at point M net electric field will be equal to how much? That will be E1 vector plus E2 vector. So this is going to be summation of these two. Sorted. So ऐसा होगा. But
इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रादर देन E1 E2 का मैग्नीट्यूड लिखकर एंगल चेक करके वेक्टोरियली ऐड करने से बेहतर है वी कैन ब्रेक इट इनटू x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. सो लेट अस से एक्सियल लाइन जो ये है इसको मैं x एक्सिस बुला रही हूँ, ठीक है. सो दिस बिंग द ओरिजिन, दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस. सॉर्टेड. सो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखने वाला है? सेम. क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दिस M पॉइंट इज at equal distance from both of these charges minus q and plus q. So electric field का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है तुम्हारा? kq divided by डिस्टेंस का स्क्वायर. सो लेट्स से इनके बीच में टोटल डिस्टेंस तुम्हारा 2a है. सो दिस डिस्टेंस इज योर a, यानी कि दिस डिस्टेंस इज योर दिस थिंग एंड सिमिलरली दिस इज आल्सो द सेम. Sorted. So this is this thing. यानी कि आप लिखोगे this is equal to this much. Sorted. So this is this thing. Now if you break it into components, तो आप इसको components में break करके देख लो. जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ, एक है तुम्हारा इधर की तरफ, दूसरा है इधर की तरफ, डन है. And then let us draw the line like this. This is this. Let's say this angle is theta. Okay, so इसको extend कर लो, ये angle भी होगा तुम्हारा theta. So this was your E1. E1 E2 का magnitude same है. Let us call it E naught. ठीक है. So यहाँ पे मैंने ये लिखा ना, इसको आप E naught बुला लो. डन है. सो दिस इज योर E naught, दिस इज ऑल्सो E naught. पहले आप नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक करो कंपोनेंट्स में. सो इधर की तरफ हुआ तुम्हारा E naught cos थीटा और इधर की तरफ कितना हो गया तुम्हारा E naught sin थीटा. सॉर्टेड. सिमिलरली आप इस E naught को ब्रेक करो, ऊपर की तरफ होगा E naught cos थीटा एंड इधर की तरफ कितना होगा तुम्हारा E naught sin थीटा. सो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करो तो कितना हो रहा है, 2 E naught sin theta. So this is more easy to write, right? Rather than doing that vectorial addition. So 2 E naught का वैल्यू क्या था तुम्हारा, KQ by R square plus A का स्क्वायर, और sin थीटा कितना होगा, यहाँ से sin थीटा आप निकाल लो. This will be A divided by this, right? So A divided by R square plus A का स्क्वायर का पावर 1 by 2. So this is going to be the factor. अब आप यहाँ पे इसको लिख लो k इंटू क्यू इंटू ए. इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे k इंटू क्यू इंटू 2a, ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 3 by 2. q इंटू 2a तुम्हारा क्या है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड. सो दिस इज kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 by 2. सॉर्टेड. Now if you look at the direction, so direction electric field का किधर आ रहा है तुम्हारा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इधर की तरफ है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उससे ऑपोजिट. सो इफ यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ई नेट वेक्टोरियली, देन हाउ यू कैन डू इट, पी पे वेक्टर साइन दे दो और यहाँ पे नेगेटिव लिखो. सो दिस वे यू कैन डू इट. Then also a very common formula that we get to see is for the approximation where we assume that r is far greater than small a. So if r is far greater than small a, आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, बॉटम में क्या है तुम्हारा, यही टर्म है ना, यहाँ पे आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो. सो दैट विल बिकम आर क्यू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर का पावर 3 by 2. सो क्लियरली ए बाई आर तुम्हारा बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो. सो उसका स्क्वायर और छोटा होगा. सो क्लियरली इस टर्म को वी कैन मेक जीरो. सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाउ मच, आई मीन दिस विल बिकम इक्वल टू आर का क्यूब. सॉर्टेड. सो दिस विल बिकम इक्वल टू आर का क्यूब. ओवर. चलो ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हो kp by r cube for this case. Sorted. So at an equatorial point, electric field for r far greater than a is equal to kp by r cube and its direction is opposite to the direction of dipole. एक चीज यहाँ पे नोटेबल है वो ये कि जब हम पॉइंट चार्ज के लिए कोई भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम लिखते हैं kq by r square. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r का स्क्वायर होता है. और इन केस ऑफ डाइपोल विच इज system of two charges, electric field is inversely proportional to r का cube.
डन है। बाद में जैसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे सिस्टम ऑफ चार्जेस देगा एंड यू मे बी आस्क्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से कैसे वेरी कर रहा है। सो उसका क्लू कुछ हम ऐसे भी निकालते हैं कि डाइपोल में दो चार्ज है तो 3 पावर जा रहा है, 3 चार्जेस के लिए हम कैसे कर सकते हैं, वी विल बी डूइंग व्हेन वी विल बी गेटिंग द क्वेश्चन। ठीक है, सो डेफिनेटली बट वी विल बी डूइंग अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो यहाँ, सॉरी, फॉर एक्सियल पोजीशन। सो लेट अस से यहाँ से ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस हमें यहीं से मेजर करना है, ये ओरिजिन है, ठीक है। सो लेट से दिस इज एट अ डिस्टेंस आर, दिस पॉइंट पी। क्योंकि p वेरिएबल ऑलरेडी टेकन है ना, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, m की तरह लिखती हूँ, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज। सो बिकॉज ऑफ प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है, r माइनस ए। सो दैट विल बिकम के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉर्टेड। एंड प्लस क्यू के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में निकल रहा होगा। सो इधर की तरफ, इस तरफ है। So this is towards right, and because of negative charge electric field का orientation कैसा होगा, ऐसे 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 एंड इधर से तुम्हारा ऐसे की तरफ। So इधर से ऐसे है, it means at this point electric field will be in this sense because of negative charge. So opposite जा रहा है, right? एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से आप डिस्टेंस देख लो। सो यहाँ से डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, सॉरी नॉट यहाँ से, नेगेटिव चार्ज से आपको डिस्टेंस देखना है। So this distance will be equal to how much, r plus a. So this is kq by r plus a का square and electric field is in this sense. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा किधर होने वाला है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो ये वैल्यू ग्रेटर है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। क्योंकि यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, पी कैप। डाइपोल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तुम्हारा किधर की तरफ होगा, इधर ही होगा, राइट। सो इसी डायरेक्शन में तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सो इफ यू आर आस्क्ड टू राइट हियर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन दिस डायरेक्शन। सॉर्टेड। सो यहाँ पे मैं इसको मार्क करूंगी, दिस इज योर ई नेट। सो ई नेट को आप क्या लिखोगे, आप माइनस कर लो। सो के क्यू बाई 1/r माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉर्टेड। सो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे इसको पूरा अगर मैं लिखूं आपके लिए तो ये कुछ ऐसा है, प्लस आर, ओके माइनस करना है ना, मैं प्लस क्यों कर रही हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, यू नीड टू माइनस। प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस विल बी, ओके माइनस है ना, देखो, आई एम रियली सॉरी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar. So this is what we are getting and this will become r square minus a square ka power 2. So this will get cancelled and this will become 4ar. So 2 into k into 2aq. So 4a है ना, 4 को मैंने ऐसे ब्रेक करके लिखा and then into r divided by r square minus a square का square. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2aq को क्या लिख सकते हो, p. So this can be written as 2kp into r divided by r square minus a square का square. So this is the electric field, net electric field, right? And if you write this for that approximation where you do what, let us say this r is far greater than a. In that case ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ। सो दिस विल बिकम 2kp इंटू आर, आर स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, सो आर 4 विल कम आउट एंड दिस विल बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। सो दिस थिंग विल बिकम 0, राइट। सो दिस थिंग विल बिकम completely 1 and in that case you are going to get how much, E net will be equal to 2kp by r cube. And direction wise dipole moment, डायरेक्शन वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो ऐसे लिखोगे तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे करोगे, ठीक है। So this is the formula. Now let us talk about electric field at any general point. So at this point if we have to calculate, how we can easily do it, कैसे कर सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। यहाँ पे तो ये पॉइंट ना तो एक्सिस पे है ना ही इक्वेटर पे है। व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम थोड़े क्रिएटिव हो सकते हैं एंड वी कैन डू वन थिंग।
कैसे देखो, यहाँ पे डाइपोल तुम्हारा इधर की तरफ है, सो यू हैव अ डाइपोल लाइक दिस, एंड देन यू हैव वन पॉइंट हियर where you are interested in calculating electric field. Let us say its angle is theta that it is making with the direction of dipole. So this angle is theta. अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, जैसे आप ना इस डाइपोल पे फोकस करो, डन है। इस डाइपोल को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। एक तो इस तरफ कितना होगा, अगर ये P है तो दिस विल बिकम योर P cos थीटा, एंड देन दूसरा क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, सो इधर की तरफ कितना होगा, P sin थीटा। नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन मोर क्लोजली, अब आप ध्यान से देखो, ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है दो डाइपोल की वजह से, एक P cos थीटा, दूसरा P sin थीटा। सो P cos थीटा के लिए ये एम पॉइंट क्या है, एक्सियल पॉइंट है, इसी के डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एंड P sin थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, डन है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से रीड्रॉ करूं, सो लेट्स से दिस वाज पॉइंट एम, और इधर की तरफ एक डाइपोल है, दूसरा इधर की तरफ। सो इधर की तरफ जो डाइपोल है उसकी वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, सो इधर की तरफ ही होगा। और कितना होगा, सो 2 kp by r cube, right, for that approximation. So here I am going to write 2 k, p की जगह क्या लिखोगे, p cos theta divided by r का cube. Now is the turn of this was P parallel and this is P perpendicular. So इसके लिए तुम्हारा एम पॉइंट क्या है, इक्वेटर पे है। So इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल के ऑपोजिट, यानी कि इधर की तरफ। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा के पी बाई आर क्यू, पी का वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा, सो के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। नाउ you can easily calculate the net electric field. So net electric field आप क्या लिखोगे, दोनों का समेशन। सो दे आर वेक्टर थिंग्स, राइट, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो यू विल बी राइटिंग kp sin थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 kp cos थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ई नेट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नेट डायरेक्शन किधर होगा। Now this is just a vector thing, so it got reduced into a vector thing. Done. Chalo, I hope till now things are clear. Just give me 1 second, I need to plug in. Now let us understand what will happen if we place dipole in an external electric field. So यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, देखकर आपको क्या लग रहा है, स्पेसिंग इक्वल है ना दो फील्ड लाइंस के बीच का, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम। Done it? So let us say that value is E naught. In that case, what is the force acting on this positive charge of dipole? So positive charge पे force किधर लगता है, in the direction of electric field. So इस पे इधर की तरफ force लगेगा कितना, Q E naught, and minus Q पे force किधर लगता है, opposite to the direction of electric field. So इस पे force इधर की तरफ लगेगा कितना, Q E naught. अगर मैं पूछूं टोटल डाइपोल पे कितना फोर्स लगा, तो आप कहोगे 0, राइट। सो इफ E इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो तुम्हारा फोर्स क्या होगा, 0। और अगर नहीं है, यानी कि अदरवाइज, अदरवाइज तुम्हारा क्या होगा, फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्योंकि आप सोच लो कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से E1 हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाता है, देन व्हाट यू विल बी सेइंग, ओके, एक पे फोर्स क्यू E1 लगा, दूसरे पे फोर्स क्यू E2 लगा। आई मीन इट्स लाइक दिस, एक पे तुम्हारा, सॉरी, आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन ड्रॉइंग स्क्यूड लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता कम ही है। And this is your Q1 on the positive charge and this is negative charge, इस पे तुम्हारा force क्या लग रहा है, that is your in this sense QE2. Now depending on E1 or E2 का magnitude, you will be getting net force in one direction. So when electric field is not uniform, you will be getting force. If uniform, you won't be getting force acting on the dipole. Sorted? चलो अब हम बात करेंगे टॉर्क की। अगर हमारे डाइपोल पे फोर्स लग रहा है, इवन इफ देयर इज जीरो फोर्स, यू कैन टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। और टॉर्क निकालने के लिए आप थोड़ा मैकेनिक्स को पिक्चर में लाओ। मैंने बताया है कि जब आप किसी भी बॉडी को हिंज करते हो, फिक्स करते हो, है ना, उसको पिवट कर देते हो किसी पॉइंट के अराउंड, देन हम टॉर्क उसी पॉइंट के अराउंड निकालते हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी किसी भी पॉइंट के अराउंड फिक्स नहीं है,
In that case, we calculate torque around center of mass. Sorted. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया है, सो E तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स से इस पे फोर्स लगा तुम्हारा क्यू ई नॉट और इस पे भी फोर्स लगा तुम्हारा क्यू ई नॉट। नाउ द थिंग इज कि लेट्स से मैं ये कह रही हूँ कि माइनस क्यू जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी का मास जो है वही मास तुम्हारा प्लस क्यू कंटेनिंग बॉडी का भी है। सो मास में सेम ले रही हूँ, अगर मास सेम होगा देन सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास विल बी एट दिस सेंट्रल पोजीशन which will be at a distance a from negative and positive charge. Sorted. So मैंने क्या माना, मैंने माना mass of negative charge is equal to mass of positive charge. So center of mass हमने लोकेट किया, और ये जरूरी क्यों है लोकेट करना, in order to calculate torque. तो चलो, क्योंकि मैकेनिक्स को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर रख के ही हमें चीजों को करना चाहिए, रैंडमली कुछ भी नहीं करना चाहिए। सो इस पॉइंट के अराउंड मैं निकाल रही हूँ, लेट्स से डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। जैसे यहाँ पे डाइपोल, ये डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। सो ये इस एंगल इस एक्सिस से, दैट इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। सो लेट्स से दिस इज थीटा। सो आई मीन डाइपोल का डायरेक्शन लाइन किधर होगा, इधर की तरफ, डन है। आई मीन एरो ऊपर की तरफ है बट डायरेक्शन लाइन तो यही है ना। सो दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क, आप क्या करोगे, आर क्रॉस एफ, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। तो देखो यहाँ से आर कितना है, ए, और क्रॉस एफ की तरफ कर रहे हो, कितने एंगल से क्रॉस कर रहे हो, थीटा से। सो आप टॉर्क कितना लिखोगे, फर्स्ट का लिख लो, फर्स्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच, आर इज ए, आर क्रॉस एफ, एफ इज क्यू ई नॉट एंड क्रॉस थीटा से किए हो तो दिस इज दिस। सिमिलरली यू कैलकुलेट टाउ टू, सो दैट विल बिकम ए इंटू क्यू ई नॉट साइन थीटा। इसका भी आप डायरेक्शन चेक कर लो, आर, सॉरी, आर क्रॉस एफ। सो दोनों का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, क्लॉकवाइज है, दोनों ही क्लॉकवाइज है। यानी कि टोटल टॉर्क तुम्हारा कितना होगा, टोटल टॉर्क विल बी योर क्यू ई नॉट इंटू टू ए साइन थीटा, एंड क्यू इंटू टू ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी। सो दिस विल बिकम पीई नॉट साइन थीटा। यानी कि ये क्या दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है तुम्हारा टॉर्क। अब आप ये जानने के लिए क्यूरियस हो गए कि मैम अगर दोनों का मास डिफरेंट होता है तो क्या ये फॉर्मूला नहीं आएगा। लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस से इन दिस केस सेंटर ऑफ मास, दोनों का मास सेम नहीं है, सो मैं लिख रही हूँ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो आई एम सेइंग कि लेट्स से माइनस क्यू से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है एंड प्लस क्यू से r2। सो इस डिस्टेंस को मैंने r1 लिया, इसको r2 लिया। अब आप टॉर्क निकालो, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ करो, सेंटर ऑफ मास के अराउंड आर क्रॉस एफ। सो ये कितना हुआ तुम्हारा, R2, एफ तो क्यू ई नॉट है, राइट। सो क्यू ई नॉट साइन थीटा, और ये कितना होगा तुम्हारा, R1 क्रॉस एफ। सो दिस इज योर R1 क्यू ई नॉट साइन थीटा। दोनों ही टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, नेट टॉर्क दोनों का समेशन। सो क्यू ई नॉट साइन थीटा R1 प्लस R2, एंड R1 प्लस R2 क्या है, 2a है, राइट। So again 2a into q, that is your p in e naught sine theta. So same formula you're getting. Okay, so you can write here as p cross e undoubtedly. आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि मैम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो माय डियर दोनों ही पॉइंट पे फोर्स अलग अलग होंगे। अगर आप मैनुअली निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे आप नहीं लिख पाओगे। लेकिन हाँ, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने लिखा कि इस पे क्यू ई1 फोर्स लगा, इस पे क्यू ई2 फोर्स लगा, सेंटर ऑफ मास कहीं इधर है। आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे, दोनों का इंडिविजुअल टॉर्क निकालकर, दोनों चार्जेस पे लगते हुए टॉर्क को निकालकर टोटल टॉर्क ऑन द डाइपोल आप निकाल लेना, वट एवर यू आर गेटिंग इज द टॉर्क। लेकिन अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं, विद स्लाइट मॉडिफिकेशन वी कैन डू। जैसे डाइपोल में क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है, और अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि बहुत छोटा है, देन इन दोनों ही पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम एवरेज करके मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के सेंट्रल पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट पे, उसी को हम ई का वैल्यू मानकर चलेंगे। सो एक्चुअली हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि E1 और E2 को किस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लेकर चलने वाले हैं। हम कहेंगे कि E1, E2 को किस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लेकर चलने वाले हैं, हम कहेंगे कि E1 E2 को किस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लेकर चलने वाले हैं, हम कहेंगे कि E1 E2 को किस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लेकर चलने वाले हैं,
E2, both are equal to what? They are equal to electric field at the center point. So ऐसे करके हम लिख सकते हैं. Then we will be getting question, then we will be exploring more into this one. चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं फॉर डाइपोल थिंग. सो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब दो चार्ज पास में है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और किसी भी चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो भी उस सिस्टम का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है. सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास डाइपोल है विच इज सिस्टम ऑफ चार्ज. When you will be keeping it in electric field, that system of charge will have what? Will have potential energy. And then we will be discussing equilibrium of dipole, stable and unstable. And then we will be exploring the possibility of simple harmonic motion happening in the case of dipole getting displaced somewhat in the electric field from its original kept position. चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले पोटेंशियल की तरफ कदम बढ़ाते हैं. तो चलो, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप निकालो. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है क्योंकि दिस पॉइंट एम इज क्वाइट सिमेट्रिकल, राइट. सो इफ दिस इज ए एंड दिस इज आर, देन दिस इज योर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज योर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है. तो अब तक आपको आंसर मिल गया होगा कि V माइनस क्यू क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, एंड V प्लस क्यू क्या होगा तुम्हारा, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर. टोटल पोटेंशियल इज गोइंग टू बी व्हाट, 0. So potential at this point or at any point on this line is going to be what, 0. ठीक है, चलो. Now we will be talking about calculation of potential at an axial point. So axial point पे potential आप क्या लिखोगे बताओ. प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या है, ये ए है ये ए है. सो प्लस क्यू का डिस्टेंस पी पॉइंट से क्या है, या इसको एम पॉइंट ही लिखो, ठीक है, क्योंकि पी वेरिएबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. पी को पी से इंडिकेट कर रहे हैं हम डाइपोल मोमेंट को, राइट. सो दिस डिस्टेंस विल बिकम आर माइनस ए, एंड नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस ए. सो यू विल बी राइटिंग V प्लस क्यू. V प्लस क्यू तुम्हारा कितना होगा, के क्यू बाई आर माइनस ए, एंड V माइनस क्यू तुम्हारा कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए. यू सिंपली नीड टू ऐड दिस टू. सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया है क्या, दिस इज ब्लंडर. ओके, सो यू सिंपली नीड टू व्हाट, यू नीड टू सिंपली ऐड देम. आप इसको ऐड कर लो, आर प्लस ए माइनस ए कितना हो जाएगा, के क्यू ए divided by, this will become how much, no, 1 by r तो नहीं था ना, r minus a था, right. Okay, r minus a, r plus a, yes. So this is r minus a actually. So r plus a minus r minus of minus a, that will become how much, 2a. So this is this divided by r square minus a का square. So this is 2a into q क्या हो जाएगा, p. So this is kp by r square minus a का square. और जब आप अप्रोक्सीमेशन लोगे ना, if you consider here r to be far greater than a, so in that case potential will become how much, kp by r का square, है ना. क्योंकि r स्क्वायर कॉमन लोगे आप तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, दिस टर्म विल बिकम 0. सो ओवरऑल दिस विल रिड्यूस टू आर का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. और यहाँ पे भी नोटिसेबल पॉइंट ये है कि एक सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर. सॉर्टेड. So these things we should keep in mind. और अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट. सो एट एनी पॉइंट P और एट एनी पॉइंट M, लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल. क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि M का एंगुलर पोजीशन इज थीटा, डिस्टेंस इज r, and this is dipole of dipole having charge q separated by 2a. This is what is provided. R2 and R1 are not provided, but in order to calculate potential at point M because of negative charge, we need to know R2, right? So R2 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, KQ by R2 minus KQ by R2, and positive charge के लिए क्या लिखोगे, KQ by R1. So the real task is to calculate what? Is to calculate R1 and R2.
R1 एंड R2 हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर तुम्हारा ट्रायंगल राइट एंगल्ड होता है, हमें भी पता है अगर ये A1 है, ये A2 है, तो ये क्या हो जाता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, सपोज कर लो ऐसा कुछ है, एंड दिस इज A1, दिस इज A2, इनके बीच का एंगल लेट्स से थीटा है, 90 नहीं थीटा है, then how you can predict the third side? So let us call it C. So C square can be written as A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos theta. यहाँ पे थीटा 90 हो गया, इसलिए थीटा 90 होगा तो cos 90 0 and this became root under A1 square plus A2 square. लेकिन अगर थीटा 90 नहीं है, then you will be using this formula. So by using this formula of mathematics, we can calculate here R2 and then we can calculate also R1. So this is what we are going to do. चलो मैं यहाँ पे लिख कर रखी हूँ. So R1 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? R1 स्क्वायर कैन बी रिटन एज R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर. दिस इज ओके. मैंने फॉर्मूला में कुछ गलत किया, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है यार. आई एम रियली सॉरी. दिस इज योर माइनस थिंग. डन है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आप इसको मार्क कर लेना. सो स्लिप ऑफ पेन कह सकते हो या स्लिप ऑफ मेमोरी, whatever. So R1 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा. एंड R2 का स्क्वायर क्या होगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. सो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos पाई माइनस थीटा. एंड cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग दिस वन. ओके, बट वी नीड R1 एंड R2. तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? रूट ले सकते हो. सो जैसे उससे भी पहले आप एक काम करो, यहाँ पे वी विल बी गोइंग विद दिस अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो आपको सिंपली आई मीन अगर अप्रोक्सीमेशन के साथ वैल्यू नहीं पूछा है ना, तो आपने यहाँ पे जो भी निकाला, जैसे R1 स्क्वायर का वैल्यू मिला, R2 स्क्वायर का वैल्यू मिला, आप सारे वैल्यूज को पुट करो, R1 का स्क्वायर मिल जाएगा तो R1 निकाल लो. सिमिलरली यहाँ से R2 निकाल लो. पुट इन द फॉर्मूला थिंग, आई मीन नेट पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा? Net potential is this thing. So put in the value of R1 and R2, you will be getting the answer. But we can make it more simple for this case where R is far, far greater than A. So let us simplify things. अब देखो यहाँ पे R1 के स्क्वायर को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, what you can do, R स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, ठीक है. So if you are taking that common, you are getting this thing. डन है. So A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. डन है. सो इसको किया हमने नेग्लेक्ट. अगर इसको हमने नेग्लेक्ट किया, जीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वेयर 1 माइनस 2A बाई आर कॉस ऑफ थीटा. डन है. एंड नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? यहाँ पे और क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? जैसे देखो, आपने फिजिक्स अभी तक आप 12th के टॉपिक देख रहे हो, 11th का फिजिक्स कवर किए हो. बाइनोमियल एक्सपेंशन का वो बहुत ही बेसिक सा थिंग, that 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx, or 1 minus x to the power n can be written as 1 minus nx. This happens when x is far, far less than 1. Similar thing you can use here. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे इसको आपने नेग्लेक्ट किया, इसको क्यों रहने दिया? क्योंकि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो नेग्लेक्ट होने लायक कौन है? ये स्क्वायर पावर है, तो ये और छोटा है, सो इसको हमने नेग्लेक्ट किया, राइट. एंड here now if you look at it carefully, ये टर्म भी 1 से काफी छोटा है. डन है. सो वी कैन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन और वी कैन रीच टू द आंसर थिंग. बट हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे. यहाँ पे जो तुम्हारा ये आई मीन R1 का स्क्वायर है ना, आप इसको पहले R1 लिख लो, फिर 1/R1 निकालो, क्योंकि हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है KQ by R1. So 1/R1 we need. Okay, so simplified 1/R1. इसीलिए यहाँ पे इसको अभी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में रिड्यूस नहीं कर रही हूँ, पहले मैं 1/R1 करूंगी एंड देन आई विल ट्राई यूजिंग दिस थिंग. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. और R1 को हमने ओके, this is your R1 thing, and then R2 thing can be written as this, right? So actually calculation है यार, मैंने इसलिए पहले से ही लिख कर रखा है so that it won't be consuming more of your time. So we calculated R1 का square, right? And we simply put in here R1.
एंड देन सिमिलरली R2 को हम कैसे लिख सकते हैं, R1 + 2a by r cos थीटा, क्योंकि उस केस में यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ पे प्लस होगा ये टर्म वहां भी जीरो हो जाएगा, सो 1 + 2a by r cos थीटा यू विल बी लेफ्ट विद, एंड R2 को निकाल रहे हो तो रूट करोगे, सो यू आर गेटिंग दिस थिंग। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी हैव R1 एंड R2, लेट अस नाउ कैलकुलेट 1 by R1 एंड 1 by R2। सो 1 by R1 को आप क्या लिखोगे, 1 by R 1 minus 2a by r cos थीटा का पावर माइनस हाफ। नाउ यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये टर्म तुम्हारा क्या है, लेस देन 1, डन है। सो इफ इट इज लेस देन 1 तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस दिस इज x एंड इसका पावर माइनस हाफ है, तो 1 + nx करो, डन है। सॉरी, दिस इज नॉट 1 + x, दिस इज 1 - x, सो 1 - x टू द पावर माइनस हाफ है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 माइनस इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स, सो दिस विल बिकम 1 + हाफ x। सो हाफ को जब आप इधर लाओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस वन। Similarly, R2 is this thing. 1 by R2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? It will look like this. So 1 by R2 can be written as after binomial expansion 1 by R 1 minus A by R cos theta. ठीक है? So basic यहाँ पे जो तुम्हें यूज करना है ना, वो तुम्हें ट्रायंगल फॉर्मूला को यूज करना है, और ट्रायंगल फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? इट इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो यही चीज है जो तुम्हें याद रखना है। R1 स्क्वायर निकाल लो, R2 स्क्वायर निकाल लो, फिर R1 एंड R2 निकालो बाय टेकिंग रूट, and then 1 by R1 and 1 by R2, use the binomial expansion, and then you are reaching to which conclusion? You are reaching to this conclusion. ठीक है, now let us put in the values and get the answer. So 1 by R1 का वैल्यू आप पुट करो, 1 by R2 का वैल्यू आप पुट करो, so we have put in here and you will be getting this thing. अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 1 by R minus 1 by R कैंसिल हो जाएगा, and you will be getting KQ into 2a cos theta divided by R का स्क्वायर, and Q into 2a can be written as P, so this can be written as KP cos theta by R square. Done it? So this is your final formula. ठीक है, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। जैसे अगर आप इक्वेटर पे पॉइंट लेते हो ना, तो थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा 90, थीटा यहाँ 90 करो, पोटेंशियल जीरो हो रहा है। अगर एक्सिस का पॉइंट लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, एंड वैल्यू कितना आएगा, केपी बाय आर स्क्वायर, वही आया था हमें फॉर अप्रोक्सीमेशन आर फार फार ग्रेटर देन ए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। इसको आप वेक्टोरियली भी लिख सकते हो कि दिस इज योर पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, एक आर ऊपर लिखा है ना, इसलिए एक आर से डिवाइड भी किया तो ये आर क्यूब हो गया। सो के पी डॉट आर बाई आर क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट potential energy. So let us say we have a dipole. Initial position of dipole is this, and the final position of dipole is this. Meaning we have dipole at an angle theta 1 making with the electric field direction, and we have to take it to another angle theta 2 that it is making finally with the electric field line. So how much work we need to do for making it possible? और एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इनिशियल पोजीशन में इस डाइपोल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइनली भी आपको डाइपोल को कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देना, यानी कि आपको वर्क इस तरह से करना है कि इसमें कोई काइनेटिक फैक्टर नहीं आ रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे आप याद करो, जब मैं पोटेंशियल का लेक्चर ले रही थी और जब मैं सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर रही थी, आई मेड यू अंडरस्टैंड कि एक चार्ज को दूसरे चार्ज के क्लोज कैसे लाए, सो दैट that charge that you are bringing is not getting accelerated. उसके लिए हम क्या कर रहे थे, उस चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा था because of electric field of another fixed charge, same amount of external force in the opposite sense we were applying, right? So यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आपने लेक्चर फॉलो किया होगा, मैं वो समझ रही हूँ, आई डोंट नो, अगर आपने नहीं किया है तो यू शुड बी चेकिंग विद द पोटेंशियल टॉपिक। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर तुम्हारा डाइपोल ऐसे थीटा एंगल पर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इस डाइपोल पे, जो कि जीरो है, लेकिन टॉर्क तो होगा। टॉर्क कितना लगा रहा होगा, ये एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा, और टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, तो P इधर की तरफ है, E इधर की तरफ है, तो ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अगर आपने थीटा एंगल पे डाइपोल को रखा है ऐसे, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
समझ रहे हो? सो यहाँ पे जब ये θ1 एंगल पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क इधर लगा रहा है. So in order to make it move in this direction, you need to apply torque in opposite sense. And कितना टॉर्क आप लगाओगे? इक्वल टॉर्क आप लगाओगे इससे. इक्वल होने से क्या होगा? नेट टॉर्क जीरो होगा. और नेट टॉर्क जीरो जीरो होने से क्या होगा? There won't be coming any kinetic energy within the body. Done है? So how much work we are going to do? So we are going to apply torque equal to how much? P sin theta. And what will be the work done? So work done will be equal to PE sin theta d theta, right? And calculate the work done θ1 से θ2. So you will be writing here sin theta का integration क्या होता है? Minus cos theta. So minus PE cos theta and angle will be changing from where to where? θ1 से θ2. Sorted? So यहाँ से आप इसको लिख लो minus PE. This is your cos θ2 minus cos θ1. Sorted. So this is what you are getting and this is what you are getting, right? अब आप देखो θ2 को. Okay, so this is the work done. And sorry, I got distracted actually. देखो ये डिस्ट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग चीज है ना. मैं मिडिल ऑफ द लेक्चर में हूँ एंड क्वाइट विद द फ्लो, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से एक थॉट स्ट्राइक करता है और मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गई. डिस्ट्रैक्शन इज सच अ स्ट्रॉन्ग पावर, आई वुड से. सो हाँ, हमने इतना वर्क किया एंड वेयर विल दिस वर्क देन गो? So it will go as the potential energy of this system. So आप कहोगे कि जब आप θ1 से θ2 इस तरह से लेकर गए हो कि you are not letting it have any kinetic energy, then whatever work you did got stored in the form of electrostatic potential energy. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि सपोज कर लो ऐसे डाइपोल है, थीटा एंगल पे है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो वर्क डन जैसा कुछ नहीं दिख रहा. तो हाउ टू कैलकुलेट सच थिंग्स? यानी जैसा कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए भी किया था. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सच थिंग्स, एक पर्टिकुलर स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यू ऑलवेज नीड टू टेक वन रेफरेंस जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानोगे? जीरो. सो व्हाट वी कैन डू इज, इस केस में लेट अस पुट हियर θ2 इज इक्वल टू थीटा और जो इनिशियल एंगल था लेट्स से 90 डिग्री. θ1 90 ले रही हूँ. और 90 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि इसी को मैं रेफरेंस एंगल मानने जा रही हूँ. रेफरेंस एंगल मतलब वो एंगल जिसपे पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मान रही हूँ? जीरो. डन है? क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप माइनस पी कॉस थीटा आया ना, अगर थीटा 90 करते हो तो ये जीरो हो जाएगा, राइट? सो इसलिए मैंने 90 लिया. अब आप वर्क डन को निकालो. तो वर्क डन तुम्हारा कितना हुआ? माइनस पीई कॉस थीटा. So when any dipole is aligned with electric field at an angle theta, we can say potential energy in there is equal to minus P cos theta. So that is minus P dot E. So this is the formula we remember. Sorted? Done है? चलो. I hope you people learn this thing and इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? टोटल रेस्ट. टोटल रेस्ट का मतलब क्या हुआ? ना तो वो ट्रांसलेट करेगा ना ही रोटेट करेगा. अगर वो ट्रांसलेट नहीं करता है तो फोर्स जीरो, अगर वो रोटेट नहीं करता है तो टॉर्क जीरो. अब बताओ फोर्स जीरो होने का कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क जीरो होने का कंडीशन क्या है? यू आर ड्रॉपिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू कैनॉट, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा, यू कैनॉट मेक पी जीरो, यू कैनॉट मेक ई जीरो, क्योंकि डाइपोल इज देयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यू कैन डू समथिंग विद द थीटा. और साइन थीटा जीरो कब होता है? आइदर थीटा जीरो हो या फिर थीटा पाई. सो इन केसेस में तुम्हारा डाइपोल क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा. तो देखो पहला डायग्राम मैंने बनाया है, जब थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? जीरो. और दूसरा डायग्राम में थीटा क्या है? पाई. क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ऐसे एंगल बना रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में. सो इन फर्स्ट केस इट इज जीरो, इन द अनदर केस इट इज पाई. सॉर्टेड? सो दिस इज दिस थिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, बट ये बताओ कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और कौन अनस्टेबल. तो इसको आप कैसे डिसाइड करते हो? तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में इस चीज को डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल क्या कौन होगा. स्टेबल कहने का मतलब कि वो उस पोजीशन को छोड़कर नहीं जाएगा. अनस्टेबल मतलब उस पोजीशन को छोड़कर वो चला जाएगा.
वो कब पॉसिबल होगा? जब उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा. सो स्टेबिलिटी हैज डायरेक्ट थिंग टू डू विद द एनर्जी. जिसका एनर्जी कम ज्यादा स्टेबल, एनर्जी ज्यादा कम स्टेबल, इनवर्स रिलेशन है, राइट? सो एनर्जी आप लिखो, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, राइट? माइनस पी डॉट ई. अब ये क्या होता है तुम्हारा? माइनस पी कॉस थीटा. फर्स्ट केस में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? दैट विल बी थीटा इज 0, सो कॉस 0 इज 1, सो दिस इज माइनस पी. और इस केस में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कॉस पाई क्या होता है? -1, सो दिस इज पी. So this energy is in negative. This energy is in positive. Clearly, this is greater. And if this is greater, then this is your unstable, and this is your what? Stable. और फर्दर एसएचएम में हमने देखा है कि जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और अगर उससे आप उसको थोड़ा एंगल से या थोड़ा डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हो तो तुम्हारा क्या होता है? SHM आने का चांस होता है. I mean, there is a chance it may perform simple harmonic motion, and there is a chance it may oscillate. Done है? In short, stable equilibrium में तुम्हारा restoring torque या force arise करता है. Unstable के केस में restoring force या torque arise नहीं करता. That I will show you here. जैसे देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस करूँ, थोड़े एंगल से. स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, इससे मैंने थोड़े एंगल से डिस्प्लेस किया. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क कैसे लगाया होगा जब आप ऐसे डिस्प्लेस करके लेकर गए हो? तो R क्रॉस F, इसी डायरेक्शन में. यानी कि ये वापस से रीस्टोर करना चाह रहा है. आपने इसे डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ दिया? एंटी क्लॉकवाइज. टॉर्क किधर ऑपरेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? क्लॉकवाइज. So when a dipole is kept in stable equilibrium in the electric field, stable equilibrium meaning dipole is making 0 degree angle with the electric field, then if you displace it by small angle, torque will arise which will try to bring it back to the stable position. So restoring torque will arise, and इसलिए यहाँ पे oscillation chances there. डन है? इस केस में आप चेक कर लो. जैसे यहाँ पे आपने डाइपोल को लेट्स से ऐसे लेकर गए. Let's say this is very small angle. Electric field is in this case. So R cross F आप कर लो. R I mean इस तरफ, सॉरी R क्रॉस F नहीं, P क्रॉस E. सो P तुम्हारा इधर की तरफ है एंड क्रॉस E इधर की तरफ. सो आपने इसे ऐसे डिस्प्लेस किया. किधर की तरफ? क्लॉकवाइज. एंड टॉर्क भी किधर लग रहा है? क्लॉकवाइज. डन है? सो आपने इसे थोड़ा डिस्प्लेस किया, ये और ज्यादा डिस्प्लेस होने लगेगा अपने आप. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्चुअली इधर की तरफ लाना चाहेगा. कोई भी चीज चाहता है स्टेबल होना, तो इसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर की तरफ खींचना शुरू कर देगा. So this cannot be the case where we can explore SHM. This can be the case where we can explore SHM. अब देखो SHM को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इक्वेशन लिखनी चाहिए जिसमें कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि मैंने तो ऑसिलेशन चैप्टर पे कंप्लीट चैप्टर ब्रेकडाउन कवर किया है. कुछ ही एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं, वो भी क्वेश्चन सॉल्विंग, सो दैट आई विल बी डूइंग. बट हाँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो. सो टॉर्क क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है restoring torque is how much? P sin theta. When you have displaced it by angle theta. Let's say if this theta is very small. So if this theta is very small, torque को आप क्या लिख सकते हो? PE theta. And you know that torque and theta are oppositely directed. So यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने दिया डायरेक्शन को मार्क करने के लिए. डन है? टॉर्क को क्या लिखोगे आप? I alpha. So this is minus PE theta. So what is this alpha? Angular acceleration is equal to minus PE by I. This into theta. So this is nothing but omega का square. This is what? Omega का square. So omega कितना आया तुम्हारा? रूट अंडर PE by I. So time period you can calculate. I क्या है तुम्हारा? Moment of inertia. Moment of inertia कैसे निकालोगे? Dipole meaning point mass के साथ there. And किस एक्सिस के अराउंड निकालोगे? सेंटर ऑफ मास के अराउंड, क्योंकि बॉडी हिंज्ड और फिक्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड. सो बी केयरफुल, अगर दोनों का मास डिफरेंट होगा तो सेंटर ऑफ मास भी डिफरेंट होगा. ब्लाइंडली आप हमेशा सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत निकाल लेना. ठीक है? सो क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो तो तुम लोग ऐसी गलती तो नहीं करोगे, मुझे पता है. चलो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. वी आर डन विद बेसिक ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. And now is the turn of questions that we will be doing in the next video. ठीक है? चलो, everyone take care of yourself. And if you have any doubt, please let me know in the comment section. Bye bye. Take care.